नमस्कार, मैं सीएस भारद्वाज। हम लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एडी न्यूज़ इंडिया के प्रधान संपादक श्री अमन सांडिल्य जी। आज की परिचर्चा में हम लोग इस लोकसभा चुनाव के उन ज्वलंत मुद्दों पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे, जो कहीं न कहीं इस चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। जी भैया नमस्कार। मेरा पहला सवाल ये है कि बार-बार ईवीएम पर जबकि सुप्रीम कोर्ट ने, चुनाव आयोग ने, सबने क्लीन चिट दे दिया है, उसके बाद भी राहुल गांधी जैसे रा, राष्ट्रीय पार्टी के नेता सवाल उठाते हैं। क्या ये हास्यास्पद स्थिति नहीं अपने आप को? देखिए, सर्वप्रथम देश में चुनाव कराने के लिए ईवीएम का जो कंसेप्ट है ना, इसकी शुरुआत वाजपेयी जी से हुई और कांग्रेस ने इसको पूरी ताकत से पूरे देश में लागू किया है ना। ये मोदी जी ने लागू नहीं किया। ये कांग्रेस के समय में जब यूपीए की सरकार थी तब से ही ये ईवीएम चलते आ रहा है। समय समय पर सवाल इस पर उठते रहे हैं। हालांकि जब ये लागू किया जा रहा तो उस समय का प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने भी इसका विरोध किया था, ऐसा नहीं है। और कांग्रेस इसका पुरजोर समर्थन की। आज कांग्रेस इसका विरोध कर रही है और भारतीय जनता पार्टी पुरजोर समर्थन कर रही है। मतलब स्थिति मतलब ये है कि एक कहावत है भोजपुरी में कि हारेंगे तो हुरेंगे या जीतेंगे तो थूरेंगे। और ईवीएम बेचारी लाचार बेवफाई चल रही है। ठीक है। तो ये जितनी भी समस्याएं हैं या जो पैदा की जा रही हैं और खास करके राहुल गांधी के द्वारा जो उठाया जा रहा है, अब दिक्कत यह है कि हर राज्यों का चुनाव हार रहे हैं, विपक्षी लगातार हार रहे हैं। ठीक है। अब सरकार के खिलाफ में भ्रष्टाचार को लेकर के या कोई भी ऐसी देशहित में जो कार्य योजना होनी चाहिए उसको लेकर के या सरकार के निकम्मापन को लेकर के, ठीक है, विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है। ठीक है ना। या बल्कि यूं कहें कि विपक्ष यहाँ पर फेल है। तो अगर विपक्ष को राजनीति करनी है, चाहे वो राहुल गांधी को राजनीति करनी हो, तेजस्वी यादव को राजनीति करनी हो, अखिलेश यादव को राजनीति करनी हो, या वो तमाम विपक्षी पार्टियां जो इंडी अलायंस के साथ में है, इंडी अलायंस में हैं, तो अपनी हार को लेकर के कुछ न कुछ तो बहानाबाजी चलेगा। किसी न किसी के सर पर तो ठिकरा फोड़ेंगे। जनता के सर पर ठिकरा नहीं फोड़ सकते कि आपने बीजेपी को क्यों वोट दिया। ठीक है। अपनी नाकामियों पर वो प्रश्न चिन्ह लगा नहीं सकते। एक मुद्दा सरकार के की विफलताओं को भी वो भुना पाने में असमर्थ है। तो एकमात्र ईवीएम बचता है कि किसी भी तरह से अगर भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार दोबारा 2024 में बनती है तो ये लोग पहले से एक प्लेटफॉर्म तैयार करके रखे हुए हैं कि जनता के सामने हमको अपनी हार स्वीकार करते हुए बोलना क्या है। ये राहुल गांधी का जो ये तौर तरीका है ईवीएम को लेकर के या अन्य विपक्षियों का, है ना, ये बिल्कुल ये साबित करता है कि ये लोग मान चुके हैं कि हम हार रहे हैं। ठीक है। और अपनी इज्जत को बचाने के लिए ये तरह तरह के जो हथकंडे अपना रहे हैं। हाँ, तरह तरह की बातें ये लोग गढ़ रहे हैं ताकि एक तरह से यह भी कहा जा सकता है कि ये लोग जनता को बिल्कुल मतलब पूरा मूर्ख समझते हैं। अभी कर्नाटक चुनाव जीते, अभी तेलंगाना चुनाव जीते, एक बार भी इन लोगों ने ईवीएम का नाम नहीं लिया। लेकिन अभी जो है लोकसभा चुनाव की बारी आई, इन लोगों को ईवीएम जो है परेशान करने लगा। मेरा दूसरा प्रश्न ये है, ये लोग इंडिया गठबंधन में कह रहे हैं कि हम लोग इंडिया गठबंधन एक साथ लड़ रहे हैं ताकत से भारत में। गुजरात में ममता ने ठेंगा दिखा दिया, पंजाब में आम आदमी पार्टी केजरीवाल ने इनको ठेंगा दिखा रखा है। फिर किस बात का इंडिया गठबंधन और एक साथ लड़ रहे हैं, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है। देखिए, इसका कोई जिस ताम झाम के साथ इंडी अलायंस का गठन हुआ है, इंडी अलायंस बना,
बहुत सारी पार्टियां रही, उसमें नीतीश कुमार जी का जदयू भी शामिल था, ये तो बल्कि ममता सूत्रधार थे, हाँ सूत्रधार भी थे, सूत्रधार थे नीतीश जी ममता बनर्जी भी उसमें थी, सीपीएम सीपीआई सारे लोग थे, स्टालिन भी थे, अखिलेश यादव भी थे, आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए थे। लेकिन होता क्या है, देखिए क्या है ना, एनडीए में और इंडिया अलायंस में थोड़ा सा डिफरेंस है। इंडिया अलायंस के जितने भी समर्थक हैं या उसके घटक दल हैं, वो अपने अपने राज्यों के छत्रप हैं, ठीक, वो अपने राज्य में किसी और को बर्दाश्त नहीं चाहते कि हाँ, नहीं बर्दाश्त करने के मूड में नहीं हाँ है। हाँ, या बढ़े यहाँ। अब कांग्रेस पार्टी की उपस्थिति हर राज्यों में है, ठीक है। अब वो जानते हैं कि अगर हम कमजोर होंगे तो कांग्रेस मजबूत होगी। इस सकते में है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस अलायंस के चलते हमको नुकसान उठाना पड़े। अब ममता बनर्जी का ले लीजिए, ममता बनर्जी जिस सीपीएम और सीपीआई के खिलाफ में लड़ करके वहां सत्ता में है, आज अगर उसके साथ सीट शेयरिंग करती हैं, हाथ मिलाती हैं, तो ममता बनर्जी की कहानी वहीं पर खत्म हो जाएगी। फिर बीजेपी जो विपक्ष का स्पेस लगभग गेन कर चुकी है, अब वो सत्ता पक्ष में बैठने चली जाएगी, हाँ हाँ, फिर चली वो जाएगी, सत्ता क्योंकि उसी हासिल कर लेगी। अग्रसर है वो। अब ममता फिर विपक्ष में चली हाँ, जाएगी, अग्रसर है वो ठीक है। उसी तरफ। तो ममता बनर्जी को इस बात का डर है, इसलिए वो इंडिया अलायंस से पूरी तरह से तो हटी नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि वो मूड बना चुकी है, हाँ हाँ, क्योंकि उनका पहला प्रस्ताव है कि कांग्रेस को अगर यहाँ हम सीट देने के लिए तैयार है, लेकिन सीपीआई सीपीएम की कीमत पर नहीं। सीपीआई सीपीएम यहाँ उसकी उपस्थिति नहीं होनी चाहिए, वो केरल में रहे। यही चीज आपको उत्तर प्रदेश में हुआ, मायावती को लेकर के कांग्रेस के सामने सपा ने प्रस्ताव रखा कि आप हमारे साथ आ सकते हैं, लेकिन बीएसपी नहीं आना चाहिए। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच तालमेल की बात चल रही है, लेकिन वहां का मुख्यमंत्री ने क्या कहा, कांग्रेस को लेकर के वहां के मुख्यमंत्री ने क्या कहा, वहां के मुख्यमंत्री ने कहा एक थी कांग्रेस, आज जो कांग्रेस की स्थिति है, अब वो किताबों में कांग्रेस के बारे में पढ़ाया जाएगा, एक थी कांग्रेस। तो वहां का एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि बिहार का जो पंजाब का जो सीएम है ना, उसके बारे में हम यही कहेंगे कि एक था जोकर, क्योंकि वहां के सीएम पहले कॉमेडी शो में भाग लेते थे। तो इस तरह की बातें चल रही हैं, तो मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस के घटक दल पूरी तरह से अभी इंडिया अलायंस में साथ में नहीं है, और संभावना बढ़ जा रहा है कि आगे आने वाले समय में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा ना, जब सीट शेयरिंग फाइनल की स्थिति में मतलब होगा, इंडिया कुछ और उसमें गड़बड़ी होगी। विपक्ष के लगभग सारे लोग जिन्हें मुस्लिम वोट से बहुत ज्यादा आशा है या मुस्लिम वोट को अपने तरफ लाने का जो भरसक प्रयत्न कर रहे हैं, मतलब उसके लिए वो किसी भी स्तर पर जाने को तैयार है, उनका सीए विरोध जो है कहीं से भी तर्कसंगत है। नहीं, पूरा भारत जानता है कि ये तर्कसंगत नहीं, पूरी भारत के आवाम जानती है कि ये तर्कसंगत नहीं, लेकिन प्रश्न उठता है कि जब तर्कसंगत नहीं है तो ऐसा योग क्यों कर रहे हैं, हाँ, विरोध क्यों कर रहे हैं। सवाल ये है कि हिंदुओं के वोट जब भाजपा की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं, तो आखिर विपक्षी राजनीति कहां करेगा, उसको राजनीति करने के लिए एक स्पेस चाहिए ना, और वो स्पेस कहां दिखता है, मुसलमानों में। कम से कम वो वोट तो उनके पास रहे। अगर सारे विपक्षी दल भाजपा के ही सुर में सुर मिला करके बोलना शुरू करेंगे, तो मुसलमानों की राजनीति कौन करेगा, ये मुस्लिम किधर जाएंगे। एक प्रश्न फिर और खड़ा होता है, अगर यह मुसलमानों के वोट के लिए ऐसा हो रहा है, तो क्या मुसलमानों को ये लोग मूर्ख समझते हैं या मुसलमान संवेदनहीन है? राजनीति में, सियासत में, है ना, लोकतंत्र में वोट एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। अगर आपके पास वोट नहीं है तो आपकी सियासत नहीं, ठीक है जी। बिना वोट के आप राजनीति कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कोई भी दुनिया का कोई भी। अब सवाल है कि हर पार्टियां गुना गणित करती हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब इतने लोगों की ठेकेदारी ले चुकी है, हिंदुओं की ठेकेदारी ले चुकी है, धर्म की ठेकेदारी ले चुकी है, तो हम क्या करेंगे। तो वो भी अपना जमीन तलाशने के लिए एक जो बड़ा वर्ग है, 14-15% की आबादी जो है भारत में, ये सारी विपक्ष पार्टियां उसको टारगेट कर रही हैं, मतलब इसका वो हमारे साथ रहे। आने वाले समय में जब हिंदू टूटेंगे या हिंदुओं के एक वर्ग का जब मोह भंग होगा भारतीय जनता पार्टी से, तो हमारे पास पहले से मुसलमान है ही, और उनको हम जब मिला लेंगे तो हम सत्ता पा लेंगे।
कुल मिला-जुला के ये भी कहा जा सकता है कि सीएए और ईवीएम जैसे मुद्दों को विपक्ष उठा करके अधिक से अधिक अपने तरफ लाने का प्रयास कर रहा है, जिन्हें नहीं, इसके अंदर की बातों को कोई थोड़ा मतलब यह भी कहा जा सकता है कि सीएए और ईवीएम जैसे मुद्दों को विपक्ष उठा करके अनावश्यक उठा करके, जबकि कोई इसका आधार नहीं है, भोले-भाले मुसलमानों को बरगलाने के लिए इस तरह के बिल्कुल, हथकंडे बिल्कुल, अपनाते हैं। बिल्कुल ये सही यह बात कहा है। जा सकता है। पहली बात ये है कि सीएए जो है, ये नागरिकता देने का कानून है, लेने का कानून नहीं है, ठीक है? इस चीज को विपक्षी दल जिस दिन मुसलमान समझ जाएंगे कि ये नागरिकता देने का कानून है और और उनको देने का है जो प्रताड़ित है बेचारे। इससे मुसलमानों का अहित नहीं है, भलाई है, जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन वो विपक्ष के राजनीति के मोहरे नहीं बन करके रहेंगे, क्योंकि वो शिफ्ट कर जाएंगे बीजेपी की तरफ। तो एक विपक्षियों के सामने ये परेशानी है, दिक्कत है कि किसी भी हाल में मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट करके रखना है अपने फेवर में, अपने साथ। ये मोदी के पक्ष में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मोदी ने जिस लेवल पर जिस तरह से काम किया है मुस्लिम महिलाओं के लिए या मुसलमानों के रोजगार के लिए, मुझे लगता है कि 10 सालों में सबसे ज्यादा अगर इन्वेस्टमेंट हुआ है, पैसा खर्च हुआ है, तो वो मुस्लिम समाज पर हुआ है, सबसे ज्यादा हुआ है, ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, ठीक है? तो इसका बहुत सारे मुसलमानों का झुकाव भी बीजेपी की तरफ बढ़ा है। वो लोग जैसे जम्मू कश्मीर में वहां के मुसलमान अभी मानने लगे हैं कि अब तक हम लोगों को ठगा गया था, यानी विकास की जो धारा है ना, वो आम मुसलमानों तक पहुंची है, गरीब मुसलमानों तक पहुंची है। ये बहुत बड़ा ड्रामेटिक वहां चेंज हुआ है और यही चेंज पूरे देश में हो रहा है। तो एक विपक्ष में घबराहट भी है कि जिस वोट बैंक को हम लोग अपना बहुमती समझते थे, आज वो धीरे धीरे बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो उसको रोकने के लिए, क्योंकि ये जानते हैं कि मुसलमान धर्मांध होते हैं, धर्म के लिए कट्टर होते हैं, है ना? जो रीति रिवाज है उसके लिए कट्टर होते हैं, वो उसमें कोई छेड़छाड़ पसंद नहीं करते, चाहे गलत हो या कुछ भी हो। तो इसी का फायदा उठा करके वो सीए एनआरसी जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है लगातार सरकार पर हमलावर है और ये दिखाने का कोशिश कर रही है कि हम मुसलमानों के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े हैं, ठीक है? ये दिखाने का प्रयास कर रही है और कुछ है